नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र के इस नए कार्यक्रम राष्ट्र की दहाड़ के पहले एपिसोड में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आर फॉर राष्ट्र आज से करीब 7 महीने पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी, और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो शायद मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना भारी भरकम सपोर्ट इस राष्ट्र की जनता से मिलेगा, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को मिलेगा। लेकिन आज आपने मुझे जो सपोर्ट दिया, जो समर्थन दिया, उसने पूरे देश भर में आर फॉर राष्ट्र की आवाज पहुंचा दी है। सिर्फ फेसबुक में ही हम करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, और यूट्यूब पर तो हम पहले ही करोड़ों दर्शकों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और आज ये जो नया कार्यक्रम है राष्ट्र की दहाड़, ये आपका अपना कार्यक्रम है। और वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने पवन खेड़ा का एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने कहा कि भाई पवन खेड़ा को तो अब हिमंता बिस्व शर्मा पेड़ा नहीं बना पाए, मुंह तकते रह गए और पवन खेड़ा चले गए राज्यसभा। शायद इस पूरे मुद्दे पर मेरी बहुत आलोचना हो सकती थी, क्योंकि सभी यहां पर राष्ट्रवादी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं। लेकिन उस पूरे मुद्दे पर दोनों प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर भी और आपके यूट्यूब पर भी, आप सभी ने मेरी विचारधारा का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया, और आपने मेरी पूरी विचारधारा पर कहा कि हां, आप सही कह रहे हैं। पवन खेड़ा जिस तरीके से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे सरकार की कमजोरी है। और इस बीच मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। मेरी रोज की आदत है कि आप जितनी भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जितने कमेंट्स देते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक या चैनल के कमेंट सेक्शन पर, मैं सबको पढ़ता हूं। मुझे एक कमेंट मिला, और इस कमेंट के जरिए ही मैंने इस नए शो की शुरुआत कर दी है। कमेंट किसका था वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं आपको पढ़कर भी दिखा देता हूं। यह कमेंट आया भाग्य रेखा जी का। और भाग्य रेखा जी ने क्या कहा? भाग्य रेखा जी ने कहा कि तिवारी जी, यू सेड व्हाट वी वांट, यू बिकम आवर वॉइस, वी आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज दीज पीपल आर नॉट पनिश्ड। भाग्य रेखा जी ने कहा कि आप हमारी आवाज बनिए, और हम आपका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यू बिकम आवर वॉइस, और तिवारी जी, व्हाट यू सेड वी वांट, आपने जो कहा हम वही चाहते हैं। और जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे, देखिए, तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है। अगर कोई सराहना करता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी रहती है, आपके बोलने का तरीका अच्छा, तो हर कोई खुश होता है। लेकिन जब भाग्य रेखा जी ने कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज बने, तो एक विचार आया मेरे दिमाग में, और मुझे लगा कि मैं हूं कौन। मुझे जानता कौन था ये यूट्यूब की दुनिया में, न्यूज़ की दुनिया में। लेकिन आप लोगों ने करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया, करोड़ों दशकों तक आप लोगों ने वीडियो पहुंचाए। और आज देश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से मुझे पर्सनल कॉल्स नहीं आते हैं। असम से लेकर मणिपुर, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, यहां तक कि विदेश में भी जो हमारे साथी हैं, ओमान से लेके अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले भी भारतीय फोन करते हैं इन तमाम खबरों को देखकर। तो मैं क्या आपकी आवाज बनूंगा? लेकिन ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, आर फॉर राष्ट्र का प्लेटफॉर्म, इस आर फॉर राष्ट्र के प्लेटफॉर्म को मैं आपकी आवाज बना दूंगा। आप जो मुझसे कहते हैं दिन भर की खबरों में, आप जो मेरे साथ कमेंट साझा करते हैं, मैं उन कमेंट्स को लेकर आर फॉर राष्ट्र के इस कार्यक्रम में जुड़ूंगा, और फिर उस कमेंट पर चर्चा होगी। आप जो कहेंगे, सिर्फ मेरे तक वो बात नहीं पहुंचेगी, वो बात हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों तक भी पहुंचेगी। और इसी का नाम है राष्ट्र की दहाड़। यह आपकी दहाड़ होगी। कोई भी मुद्दा हो, आप जो बोलेंगे, मैं रोज 10 से 15 ऐसे कमेंट्स चुनूंगा जो हमें सबसे सही लगेंगे, जो सभी की भावनाओं को लेकर आते हैं, जिनमें लगेगा कि हां, ये औरों की भावना भी है। हम उन कमेंट्स को लाकर यहां सामने रखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो आज ये हमारा पहला नया एपिसोड है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो पे कमेंट भी करें, और फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो वो आपका अपना कर्तव्य है। भाई, आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। आ जाते हैं पहले कमेंट की ओर। कल पवन खेड़ा के मुद्दे पर ही कमेंट आए, मैंने वही कमेंट लिया है। चलिए देखते हैं कौन क्या कह रहा है, और फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये जो पहला कमेंट आया है, देखिए, ये एक विक्टर जी का है, मैंने इनका कमेंट लिया है। और ये कह रहे हैं, मतलब इंटरनल सेटिंग तो होती है पक्का। ये उस विषय पर कह रहे हैं कि पवन खेड़ा राज्यसभा पहुंच गए, किसी तरह का अब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ।
इस पर गौरव गोगोई की भी बात हुई थी, गौरव गोगोई के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इंटरनल सेटिंग क्या होती, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि समझौता हो जाता है। जब ये मंच पर आते हैं, कोई भी राजनेता हो, भाजपा के राजनेता हो, कांग्रेस के राजनेता हो, टीएमसी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, किसी भी दल के राजनेता हो, मंच पर ये अभिनय की तरह ही आते हैं। अगर ये मंच पर है तो एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरेंगे, भ्रष्टाचार से लेकर व्यक्तिगत मुद्दे तक को लेकर आएंगे जनता के सामने, जबरदस्त तरीके से लाएंगे। लेकिन जहां मंच से नीचे उतरते हैं, जहां इनका कार्यक्रम एक बार चुनाव या जो भी मुद्दा है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद ये आपस में किसी तरह का मतभेद नहीं रखते। जैसे आप और मैं, आप मेरे खिलाफ 4 बातें बोलेंगे तो शायद मैं बुरा मान जाऊं और आप और मैं आपस में मतभेद रखने लगे। लेकिन राजनेताओं में ऐसा नहीं होता है। राजनेता का एक और एक, पहला और आखिरी एक ही धर्म होता है। वो धर्म होता है उसे अपनी सत्ता बचाए रखनी है। अब देखिए, अब कुछ लोग आप कह सकते हैं कि मोदी जी तो ऐसे नहीं है, योगी जी तो ऐसे नहीं है। देखिए, सत्ता की जरूरत सबको है, क्योंकि सत्ता में रहकर ही आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, सत्ता बचाए रखने के लिए आप कितने स्तर तक जा रहे हैं, इसी में राजनेताओं के आज फासले तय होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, देश में किसी को सबसे बड़ा भितरघाती मानती है, किसी परिवार को सबसे ज्यादा अपशब्द कहे जाते हैं, गाली दी जाती है, आलोचना की जाती है, भ्रष्टाचारी बताया जाता है, देश को खत्म करने वाला बताया जाता है कि किसने 78 सालों तक इस देश में कुछ नहीं होने दिया, वो गांधी परिवार है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी होती है तो राहुल प्रियंका बकायदा आमंत्रित किए जाते हैं, दोनों बैठते हैं वहां पर, चाय पानी होता है, नाश्ता पानी होता है। अरे भैया, व्यवहार की नदियां बहती है, तहे दिल से स्वागत होता है। दिग्विजय सिंह के बेटे की शादी होती है, दिग्विजय सिंह ये जो भारत के हिंदुओं को आतंकी बता चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बेटे की शादी में जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे? 2 ही उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा दूंगा ना तो शायद आप, जो मेरे कुछ यहां पर भाजपा के समर्थक होंगे, वो मुझ पर जूतों की माला फेंकने लगेंगे। तो मैं 2 ही उदाहरण दे देना हूं, बाकी आप समझ जाएंगे ये क्यों होता है। भाई, आप और मैं तो ऐसा नहीं करते, हम तो आम आदमी हैं। अगर हमें पता चल जाए कि किसी ने हमारे धर्म के खिलाफ बोला, हम उससे नाता तोड़ देते हैं, कोई संबंध नहीं रखते। तो फिर ये राजनेताओं की क्या मजबूरी रहती है? अरे संसद में मिलते हैं भाई, कर लो दुआ सलाम, कर लो नमस्कार। लेकिन अपने घर के शादी ब्याह के कार्यक्रमों में इन्हें बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि ये अपने आपसी रिश्ते बनाकर रखते हैं, और यही होती है इंटरनल सेटिंग। पवन खेड़ा के मामले में जो हुआ, वो उस वक्त चुनाव की दरकार थी, चुनाव पीक पर था असम का। अगर पवन खेड़ा का मुद्दा नहीं उठाते तो शायद कांग्रेस किसी और मुद्दे को लेकर आती। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा जोर लगा दिया, चुनाव खत्म हुआ, अब मामला रफा दफा होने की ओर आ चुका है। तो ये मेरा पहला कमेंट था। अब आते हैं अपन इस पर दूसरे कमेंट की ओर कि और क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है। देखिए, जो दूसरा कमेंट आया है मेरे पास, ये किसका है? ये है घनश्याम बुच जी का। और ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट द एंकर राधा मोहन तिवारी सेज, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इवन मोदी हैड नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट ममता बनर्जी व्हेन ममता इंसल्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया, वो राष्ट्रपति जो एक पार्षद से लेकर देश की राष्ट्रपति तक पहुंची हैं, वो राष्ट्रपति जो इस देश के एक एक मंदिरों में जाकर माथा टेक रही हैं, शायद ही ऐसा कोई राष्ट्रपति मैंने अपने जीवन काल में देखा है जो हर तीर्थ कर रहा है। मतलब सबरीमाला भी जा रही हैं, साबरमती भी जा रही हैं, वहां पर द्वारकाधीश भी जा रही है, तो वृंदावन भी जा रही हैं। कोई और राष्ट्रपति होता तो अपनी छवि देखता है, सेक्युलर बनने की छवि। लेकिन हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने धर्म को सबसे आगे रखा और यही राष्ट्र धर्म को भी अपनाया। वही हमारी मुर्मू जी जब पश्चिम बंगाल गई थी तो उनके कार्यक्रम के लिए ढंग का ग्राउंड नहीं दिया था ममता बनर्जी ने, और जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि आपका अपमान, आप आदिवासियों के मुद्दे को जब मणिपुर में होते हैं तो क्यों नहीं उठाती हैं, आप मध्य प्रदेश में मुद्दों को क्यों नहीं उठाती हैं। उस मामले में क्या हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए कुछ टीएमसी के विधायकों ने पत्र लिखा था, तो राष्ट्रपति भवन ने साफ इंकार कर दिया था कि हम तो नहीं मिलना चाहते। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से
किसी तरह का कोई एक्शन नहीं आया। चाहता तो बहुत बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ले सकता था। देश के सर्वोच्च पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी का अपमान है भाई। आप सीधे बर्खास्त कर सकते थे सरकार को। अपमान नहीं, ये टक्कर देने की बात हो गई थी। ममता बनर्जी ने तमाम सीमाएं पार कर दी थी और वो द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ राजनीतिक आरोप लगा रही थी। चुप्पी, कोई एक्शन नहीं। ये हुआ था तो बचाया तो गया ही। इस देश में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, एक्शन के नाम पर सिर्फ ये मांग होती है कि इन्हें सत्ता से निकाल दिया जाए। क्या भ्रष्टाचार की सजा सिर्फ सत्ता से बाहर हो जाना है? क्या हिंदुओं के कत्लेआम की सजा सिर्फ सत्ता से बाहर हो जाना है? अगर यही सजा है तो फिर कानून बंद कर दो भाई। फिर आम आदमी को ही बस क्यों फांसी पे लटकाना? क्या नेताओं को फांसी पे लटकाने की कोई सजा नहीं है भारत में? जवाब कभी दे ये लोग जितने हैं, मैं तो उन्हीं से जवाब मांगूंगा। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई तो 15 सालों के उनके कुकर्मों का हिसाब किताब हो गया क्या? शायद नहीं, लेकिन भाई सरकार ऐसा कर रही है। तो ये कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इस कमेंट को लिया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है अरविंद कुमार जी का, और अरविंद कुमार जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर हो गया, नाउ कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेल दें या बेल दें। पवन खेड़ा मामले की बात कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा अरविंद जी असहमत हूं। कोर्ट का काम होता है जेल देना या बेल देना, लेकिन कोर्ट में यह साबित करने के लिए चार्जशीट कौन बनाएगा? वो बनाएगी असम सरकार, मतलब असम सरकार की पुलिस बनाएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिला रहा हूं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जो अग्रिम जमानत मिली हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक लाइन लिखी है। पता है आपको वो कौन सी लाइन है? उसमें उन्होंने कहा कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर इस तरह की बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा, ये अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, ये अखबारों में छपा। तो इस बात का खंडन किसने नहीं किया था? भारत के एसजी ने नहीं किया था। तुषार मेहता ने उस बहस के दौरान इस बात का कोई खंडन नहीं किया था कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का रिनिकी भुइया शर्मा से क्या लेना देना। हिमंता और पवन खेड़ा दो राजनेता हैं, उन दोनों का आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई भी तकरार हो सकती है, बयानबाजी हो सकती है, लेकिन यहां पर पीड़िता तो रिनिकी भुइया शर्मा है और रिनिकी भुइया शर्मा का कोई ऐसा बयान नहीं आया था। लेकिन तुषार मेहता ने उस पर कोई वहां पर पैरवी नहीं की और यह कोट कर दिया जज साहब ने। जज साहब ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, यहां पर तो ये पॉइंट बनता है। उसी के आधार पर बाद में पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। तो अब आप बताइए कि यहां किसने तय किया जेल होगी कि बेल होगी? यहां तो भाई उनकी वीकनेस ने तय किया ना। अगर तुषार मेहता मजबूती के साथ खिलाफ जाते तो शायद आज पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं मिलती। अब आप देखिए 25 को समन जारी होना था, समन जारी हो गया, पवन खेड़ा नहीं पहुंचे। 23 को रणदीप सुरजेवाला का होना था, नहीं पहुंचे। आज 6 जून होने जा रही है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब कोर्ट के सामने अगर चार्जशीट ही मजबूत नहीं जाएगी तो कोर्ट तो बेल ही देगा, जेल तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है। तो कोर्ट तय नहीं करता है, कोर्ट तो अंतिम फैसला देने वाला होता है। लेकिन कोर्ट में आप क्या तय करना चाहते हैं, क्या आप सबूत देंगे, क्या दस्तावेज देंगे, उसके आधार पर फैसला होता है। तो सिर्फ कोर्ट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहां पर असम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उससे वो भाग रही है। अब आ जाते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट कमेंट करते हैं कि क्या आ रहा है। जो नेक्स्ट कमेंट मैंने लिया है, ये कमेंट है रमेश कंडी कोंडा, लिखा है इनका यूट्यूब चैनल या जो भी होगा। रमेश जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नेवर टुक एक्शन ऑन एनी पॉलिटिशियन टिल टुडे। इट्स देयर पॉलिटिकल ब्रदरहुड और इट्स द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट और ट्रेड्स ऑफ। ये बात एकदम सच है, ये झूठ बात नहीं है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी उन्हें बताया गया। मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई, 50 दिन वो जितना भी जेल में रहकर आए, इसके बाद उनकी रिहाई हो गई। क्या हुआ? क्या उनके खिलाफ संपत्ति जब्त हो गई कि उनकी पूरी क्या बोलते हैं सब कुछ, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। हुआ क्या? चुनाव उनके लड़ने की रद्द कर दी गई, एलिजिबिलिटी, कुछ नहीं हुआ। जेल होकर आ गए, घूम रहे, संपत्ति भी है, सब कुछ है, बस सत्ता हाथ से चली गई। आपके हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से होकर आ गए। कितने दिन जेल रहे? चंद दिन। क्या सजा मिली? मतलब बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई सजा नहीं। मनीष सिसोदिया जेल होकर आ गए, संजय सिंह जेल होकर आ गए। चलिए ये तो कम से कम जेल गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश के आरोप लगे किस पर? कांग्रेस पार्टी पर, और उसके नेता हैं विपक्ष के राहुल गांधी। शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था, क्या हुआ? एक एफआईआर नहीं। सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है कि भाई भारत के नागरिक बनने से पहले ही इन्होंने वोटर लिस्ट पर अपना नाम दर्ज करा लिया था। क्या एक्शन हुआ? नथिंग, नथिंग हैज बीन, मतलब क्या बोलूं मैं, अंग्रेजी छोड़ो ना आप, मेरे भारतीय लोग समझ जाएंगे। फिर आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ब्रिटिश नागरिकता कोई एक्शन नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव भाई साहब, इनको ऐसी पैरोल मिली हुई है कि जेल ही नहीं जा पा रहे। अरे जब ये पूरा अपना सजा का पूरा कार्यकाल ये अभी यहीं बिता देंगे जेल से बाहर, तो फिर सजा क्यों दी थी लालू प्रसाद यादव को यार? चारा घोटाले में माला आला पहना के उनका स्वागत सत्कार कर देते, क्या दिक्कत थी? ये होता है यहां पर। सही बात है, किसी भी नेता को 12 सालों में कोई सजा नहीं दिला पाई है मोदी सरकार, कोई भी सजा। भाई भ्रष्टाचारियों को तो सजा चाहिए, इनके अपने नेता भी कई हैं भाई, और ज्यादा होता है तो वो भाजपा में आ जाते हैं। अब नहीं रहे पवार साहब, अजीत पवार साहब, लेकिन देखिए क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप उनके खिलाफ लगे थे। खैर क्या ही बोले, विडंबना है, राजनीति है, लेकिन मुद्दा तो उठना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने कमेंट किया। अब एक और कमेंट है, चलिए किसका है, ये अनिल माहेश्वरी जी का है। ये क्या कह रहे हैं? माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि कांग्रेस और राहुल उनकी राजनीति के लिए सूट करते हैं। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल जैसा एक असफल नेता, अयोग्य नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठा है तो इससे मोदी सरकार को फायदा होगा। लेकिन मोदी सरकार का जो स्लोगन है, जो मोदी सरकार का पूरा राजनीति का आधार है, वो क्या है? वो है राष्ट्र। वो उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्र को सूट नहीं करते हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, विदेशी यात्राओं का खुद भाजपा मुद्दा उठा चुकी है कि क्यों जाते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। तो भाई जॉर्ज सोरोस से मुलाकात तो भारत की सुरक्षा पर सीधा सा प्रहार है। तो भाई अगर राहुल गांधी मोदी जी की राजनीति को सूट करते रहेंगे तो क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने कमेंट उठाया, यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट में लेता हूं, राधानाथ प्रधान जी हैं, इनका कमेंट है कि आपके कहने का क्या मतलब है? अगर पवन खेड़ा कांग्रेस को राज्यसभा भेज दी तो इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी क्या कर सकते हैं? मगर यह बात सच है कि बीजेपी अगली बार कहीं तकती ना रह जाए, साधु सावधान, खुद को बचाने के लिए जाकर भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। ये देखिए लोगों को अब पता चल रहा है, लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि हर दूसरे मामले में बीजेपी का काम अच्छा है। हम नहीं कह रहे कि वो सड़कें नहीं बनवा रहे, हम नहीं कह रहे कि वो देश में विकास नहीं कर रहे, तमाम योजनाएं लाई जा रही है, देश की सुरक्षा, चाहे फिर वो सेना हो, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बेकार स्थिति है। अगर यही, अब हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कर सकते थे? चार्जशीट पेश कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। भाई इनको एक बार सजा हो जाए 2 साल से ऊपर की, पवन खेड़ा को, तो राज्यसभा ये कहां से जा पाएंगे? आप बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप कि हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कर सकते थे? राहुल गांधी को 2 साल वाले मामले में सजा हुई थी, सांसदी चली गई थी। अब वो अलग बात है कि 23 वाला वो मामला भारत से बाहर चला जा चुका है, वो कहीं पर यूक्रेन में किसी अदालत में चल रहा होगा मामला, भारत की तो किसी अदालत में उस मामले में कोई पहल ही नहीं हो रही है। तो करने को बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। अब एक और कमेंट में ले लेता हूं, ये है मस्त मलंग जी है। मस्त मलंग जी क्या कह रहे हैं? जो आप कह रहे हो मैं 50 वर्षों से कह रहा हूं, नूरा कुश्ती होती है पॉलिटिकल पार्टियों में, सबको गद्दी चाहिए, पब्लिक को, थोड़ा सा शब्द ना इस्तेमाल करें, बेवकूफ बनाया हुआ है। बीजेपी और बाकी पार्टियों ने, मेरी मां ने जनसंघ को पावर में लाने के लिए बहुत मेहनत की थी, उन्हें टिकट भी मिला पर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वह सब जान गई थी अटल आडवाणी हमारे घर में जनसंघ के नेताओं से मीटिंग करते थे पावर में आने से पहले। ये देखिए जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इनकी मां को टिकट भी मिला ये कह रहे हैं। ऐसे लोग हमें देखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने वरिष्ठ लोग। और ये बहुत बात ये सच कह रहे हैं कि देखिए सत्ता, राजनीति, इनका एक लक्ष्य तो यही रहता है कि पावर में आना है, अंतिम लक्ष्य रहता है। इस लक्ष्य के साथ वो कितना भला कर दे ये हमें देखना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जो सत्ता पसंद नहीं करते, वो नहीं भी आते हैं, ये भी बहुत सच है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, तो मुझे लगा कि इसे कमेंट सेक्शन में हमें ले लेना चाहिए।
नारायण अग्रवाल जी कह रहे हैं पवन खेड़ा को कोर्ट नहीं छोड़ेगा, सजा होगी। कोर्ट का काम नहीं है नारायण अग्रवाल जी, बड़ा दुख की बात है कि ये तो पुलिस को करना पड़ेगा, क्राइम ब्रांच को करना पड़ेगा। कोर्ट तो इंतजार करता है जो उसके सामने आ जाए उस पर ही वो सुना देगा, तो कोर्ट क्यों सजा देगा? कोर्ट के सामने वो सब कुछ लाकर रखना होगा जिसके आधार पर सजा दिलाई जा सकती है। तो ये तमाम कमेंट्स आए, और भी बहुत कमेंट है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लूं, लेकिन तब लूंगा जब आप इस पूरे कार्यक्रम का, हमारे शो का समर्थन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और जब ये शो हमारा सक्सेसफुल होगा तो फिर ये 10 मिनट का नहीं, 15 मिनट का नहीं, हम इसे लंबा खींचेंगे और दिन भर के ढेर सारे कमेंट के साथ राष्ट्र की दहाड़ में आपसे जुड़ेंगे। तो देखते रहिए आर फॉर राष्ट्र का ये विशेष कार्यक्रम राष्ट्र की दहाड़।